पता है आवाज नहीं जा रहा है ना, क्योंकि आवाज अब जाएंगे। आ जाइए जल्दी जल्दी। हेलो, बताइए आवाज कैसा है। आशा है सब चीज ठीक होगा। सब ठीक है तो आज तांडव करना है, तांडव करना है आज। 6 जहर, जहर पार्ट 6 में आपका स्वागत है। आज आपको शुरू से अंत तक रहना है। आज लंबी क्लास चलेगी क्योंकि कल हम 2 क्वेश्चन छोड़ दिए थे। फिर हम बोलते हैं अगर आप MTS, CHSL और CGL की तैयारी कर रहे हैं, या बैंक की तैयारी कर रहे हो, या GD की तैयारी कर रहे हो, या आप मेंस आपको लगता है कि आपका NTPC हो जाएगा, NTPC के मेंस में आप बैठना चाहते हैं, तो हम जो मैथ कराने वाले लेवल का मैथ है, और ऐसा इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। इस बार आप देखे होंगे NTPC में कि किस लेवल का प्रश्न था, तो CGL लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आप CGL लेवल का ही प्रश्न बनाएं। CGL लेवल का कुछ नहीं होता, लेवल हाई पढ़ेंगे सब एग्जाम निकलेगा। और फिर से एक बार कह देते हैं, जहर को काटने वाले कौन है? महादेव। और महादेव की है जटा टबी गलय जलह प्रवाह पा विपत्त स्थले गले व लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिक डमर डमर डवन डमर निनाद वर डवर वयम चकार चंड तांडव तनो तुनः शिव शिवम। बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव लिख के आइए और शुरुआत करते हैं हम अपना क्लास आज का। जहर 4, सब चीज ठीक है? ऑल इज वेल? एक बार बोल दीजिए यस यस सर। और आज की हम प्रश्न नंबर 1 शुरू करेंगे। 5 वो लाइव जुड़ चुके हैं, शेयर कर दीजिए जो भी आप एजुकेशन ग्रुप से जुड़े हुए हैं। अगर आपको लगता है किसी ग्रुप से आप जुड़े हुए एजुकेशनल ग्रुप से, तो आप वहां चैनल को इसको शेयर कर दीजिए। एस सर जी, सचिन कुमार, सबको CGL क्रैकर नवीन नगर नवादा में स्वागत है। माई सेल्फ DKS, मैथ और इंग्लिश का तांडव। चलिए शुरू करें। आज का पहला प्रश्न आपके कॉपी के ऊपर, और ए रहा, बाकी सब सही है। बोर्ड चमक रहा है, बोर्ड चमक रहा है, ज्यादा चमक रहा, अक्षर नहीं पता चल रहा है, देखिए तो अक्षर तो सही है। बोर्ड कैसे चमक रहा है देखते, थोड़ा सा लाइट हटा के। ठीक है, ठीक है, गुड गुड, सब बोल रहे हैं। ममता कुमारी भी जुड़ गई, रोशन कुमार। बड़ा लिखिए, बस कोशिश करते हैं बड़ा लिखने का, आदत है हमारी छोटे लिखने का। ठीक है, 3 बज गए हैं क्या कि टाइम बाकी है? अभी ये बताइए। पीछे जितना भी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 जो था, सब आप देख चुके हैं ना। जहर का हो गया। चलिए आज का पहला प्रश्न। इफ x² - 15y(x) = 4 एंड x = (3), then find x into x plus 1, x plus 2, x plus 3 equal to what? आज का प्रश्न, पहला प्रश्न शुरू हुआ अलजेब्रा से। क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं? अगर आपको लगे कि आप नहीं बता सकते तो बिना टाइम बर्बाद किए हुए आप बताइएगा कि जी सर आप बता दीजिए।
चलिए दीजिए गिव अ ट्राई। एक्स स्क्वायर माइनस 15/x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू नॉट 3, देन फाइंड x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है लाइट? बहुत गर्मी है। बोलिए आंसर आएगा इसका या ऐसे ही टाइम जाएगा? बताइए सर। ममता कुमारी बोल रही बताइए सर। ये प्रश्न इतने अच्छा है कि इससे आपका न बीजगणित का अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। उसके बाद इस प्रश्न को जानते हैं आप मात्र 10 सेकेंड में बना पाइएगा। ओनली 10 सेकेंड, विश्वास कीजिए हम पे। बस इसका एक कॉन्सेप्ट आपको सीखना है और ये प्रश्न का हो जाएगा खात्मा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो आज का सॉल्यूशन जहर का कैसे होगा? देखिए बीजगणित का एक रूल है। यहां पे देखिए क्या लिखा, x इक्वल टू नॉट 3। ध्यान दीजिएगा क्या बोलता है, x इक्वल टू नॉट 3, यानी x जो है 3 के बराबर नहीं लेनी है आपको। अब हम क्या करते हैं कि कभी कभी बीजगणित में जो ए नहीं बोलता है ना, ये बहुत काम का चीज होते, बहुत काम का चीज होते जो नहीं बोलता है, हम वही करेंगे। वो क्या बोलता है कि x इक्वल टू नॉट 3 बोलता है ना, हम कहते हैं चलिए x बराबर 3 ले लिए। ध्यान समझिएगा, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि ऐसा हिसाब को चुटकियों बना पाइएगा। क्या बोले, x बराबर 3, वो तो नहीं बोला है ना, हम कहते हैं ले लीजिए इसको। x बराबर 3 को इधर ले आइए, कितना हो जाएगा, x माइनस 3 इज टू इक्वल टू। यहां तक समझ पा रहे हैं? उसने हमको मना किया है, उसने कहा x का मान 3 नहीं लेना। हम कहते हम मानेंगे क्यों, हम तो लेके चलेंगे। आप मान जाते हैं कि नीतीश यादव है समझ रहे हैं, x का मान हम कितना ले लिए, जबरदस्ती ले लिए हैं 3, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या करना है आपको, जरा इस इक्वेशन को देखिए, कितना है, x स्क्वायर माइनस 15/x बराबर 4। ठीक है, हम हर सभी दोनों तरफ से हम x गुना कर रहे हैं, क्या हो जाएगा ये x क्यूब, इसमें भी x से गुना करेंगे, इसका x कट जाएगा 15, इसमें x से गुना करेंगे 4x। इसको हम जब सीधा करेंगे तो हो जाएगा x क्यूब माइनस 4x माइनस 15 इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ पा रहे हैं, x क्यूब माइनस 4x माइनस 15 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, अब यहां से आपको रूल लगाना है जो आप लोग 10th क्लास में पढ़े थे। आपको द्विघात समीकरण में ले जाना है इसको। तो जो x माइनस 3 है इससे यहां भागा दीजिए, किसमें, इसमें। लेकिन इससे भी पहले आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आपको सीखना। जब हम 5 से जब हम 17 में भाग देते हैं तो कितने बार में लगेगा, तो बोलिएगा सर 3 बार में लगेगा। 5 तिया 15, यहाँ पे 2 हो जाएंगे शेष। इसको हिंदी में क्या बोलते पता है आपको, भाजक। इसको क्या बोलते पता है आपको, भागफल। इसको क्या बोलते पता है आपको, शेष फल। और इसको क्या बोलते हैं, भाज्य। अब फिर से अगर हम कहें 17 कैसे आएगा, तो आप क्या बोलिएगा, सर कुछ मत करिए, दोनों को गुना कर दीजिए, 5 तिया 15 और शेष को जोड़ दीजिए 2 को, तो 15 और 2 17 हो जाएगा कि नहीं। तो हम कहते हैं कि भाज्य, भाज्य का क्या सूत्र होता है, ये जो भाज्य यहां पे, इसका क्या सूत्र होता है, तो भाजक और गुना भागफल और जोड़ शेष फल। क्या ए वाला सूत्र सबको पता है, ये बताइए, एस या नो लिखिए, क्या ए सूत्र सब जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल।
एस 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 लिखते चलिए। क्या ये वाला सूत्र आपको पता है जो हम सूत्र लाए हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस एस एस। गुड, बहुत अच्छा। तो भाज्य बराबर, एक बार हमारे साथ बोलिए, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। क्लियर है? अब हम यही वाला रूल, अब एक बात बताते हैं आपसे, हम एक चीज पूछते हैं, अगर इन दोनों में कोई भी जीरो हुआ, भाजक या भागफल, अगर इन दोनों में कोई भी एक जीरो कर दें तो पूरा जीरो हो जाएगा कि नहीं? मान लेते हैं भाजक को हम कर दिए जीरो, भाजक क्या जीरो, तो भाज्य बराबर क्या सूत्र हो जाएगा ये बताइए? भाज्य बराबर, तो आप कहिएगा सर भाजक अगर जीरो है तो पूरा गुना हो जीरो हो गया, खाली बच गया शेष फल, शेष फल। अच्छा, अगर हम भागफल को जीरो कर दें तो, अगर भागफल ही जीरो हो गया तो क्या बोलिएगा? भाज्य बराबर, तो भाज्य बराबर बोलिएगा शेष फल। बोले इस कंडीशन को आप समझ पाएंगे नहीं? एस या नो लिखिए, ए वाले कंडीशन को भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष फल। लेकिन अगर भाजक या भागफल दोनों में कोई एक भी जीरो हुआ तो भाज्य जो है शेषफल के बराबर आ जाएगा। यस, मानते हैं बात को? तो अब यहां से हम अपना काम शुरू करते हैं। ये आपको कॉन्सेप्ट हमको सिखानी थी। फिर से हम सबको मिटा रहे हैं और ध्यान से समझिएगा, हम ये प्रश्न को भी मिटा रहे हैं। ये जो प्रश्न हमारा था इसको भी हम मिटा रहे हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं एक्स एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री। ठीक है, अब हम क्या किए थे? हम बोले थे कुछ मत करिए, इसमें x से गुना करिए। तो आप बोले थे एक्स क्यू, इसमें x से करेंगे तो इसका x खत्म हो जाएगा 15, वो 4x, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 4x माइनस 15 इक्वल टू 0। क्लियर है? अब क्या करना, वो हमको मना किया, कहता है x बराबर 3 मत लो, हम तो कहते हैं हम x बराबर 3 ही लेंगे। हम भी कम नहीं है, 3 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू, अब x माइनस 3 से इसमें भाग दे दीजिए। x माइनस 3 से x पर पावर क्यू माइनस 4x माइनस 15 में क्या करते हैं? भाग दे देते हैं। बताइए कितने बार में लगेगा? कहिएगा सर एक्स स्क्वायर में लगा दीजिए, x गुने एक्स स्क्वायर एक्स क्यू माइनस 3 गुने एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, साइन उलट देंगे तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस। ये देखिए खात्मा, ज्यादा पावर वाला पहले लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 15। अब 3x स्क्वायर को काटना है आपको तो कितने से लगाएगा? 3x से लगा दीजिए। तो अब 3x गुने x 3x स्क्वायर, 3x गुने माइनस 3 माइनस 9x, तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इसका भी खात्मा हो गया। ये हो गया 5x और माइनस 15। अब कितने बार में लगा दें? 5 बार में लगा दें तो कितना हो जाएगा? 5x माइनस 15 माइनस प्लस, ये हो गया खात्मा। और क्या आ गया? 0। बात समझ रहे हैं? ये 0 आ गया। अब करते हैं लीला शुरू, यहां से होगा लीला, तांडव होगा। अब यहां से होगा महादेव का तांडव। क्या तांडव होगा? ये आपका भाजक है, इसको क्या कहते हैं? भाजक। इसको क्या कहेंगे? भागफल। इसको क्या कहेंगे? शेषफल। तो शेषफल तो बोरी भैंस पानी में, 0 आ गया। अब हम एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 15, ये क्या है आपका? भाज्य है। तो भाज्य बराबर क्या सूत्र होता है? भाजक। भाजक कितना हुआ है? x माइनस 3 इंटू भागफल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, अब प्लस में शेषफल, तो शेष तो 0 है तो इसको 0। अच्छा, इसका मान कितना है कोई बता सकते हैं? एक्स क्यू माइनस 4x माइनस 15 का मान कितना है? 0। 0 इधर कितना हो गया? x माइनस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब देखिए यहां से आने वाले मजा, x माइनस 3 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर भी 0। तो x माइनस 3 बराबर 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। और x का मान यहाँ कितना आ जाएगा? 3। लेकिन वो क्या बोला था? x का मान 3 नहीं लेना है। अब इसका यूज करेंगे। अब यहां से बताइए आप कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x का मान कितना हो जाएगा? माइनस 5। हिसाब का हो गया खात्मा, सत्यानाश हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 3x बराबर कितना आ गया? माइनस 5। अब देखिए हिसाब में कोई जान ही नहीं है। एक काम करिए, पहले ई दोनों को गुना करिए, सब मल्टीप्लीकेशन में ही है ना। तो पहले x से यहां गुना के कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस x गुने 3 3x
और बाकी जो दो को बच गया, ये दोनों को गुना करिए, x गुने x, एक्स स्क्वायर, फिर x गुने 2, 2x, और एक गुने यहां से होगा, देखिए 3x आ जाएगा। किसी को मल्टीप्लीकेशन करने आता है डायरेक्ट यहां से, और 1 + 2 1 2। भाई आप लोग को मल्टीप्लीकेशन नहीं आता क्या? x + 1 को अगर x + 3 से कर रहा है तो क्या करिएगा, x गुने 1 एक्स स्क्वायर, फिर क्या करते हैं, दोनों जोड़ देते हैं, 3 और 1 4x + 1 3 3। डायरेक्ट नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप लॉन्ग से कर लीजिए। अब बोरी भैंस पानी, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x का मान -5 इंटू, यहां भी नजर पड़ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसका भी मान -5 + 2 यानी -5 और 2 में 5 गया -3 यानी 5 तिया 15, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 15 आएगा, यही इसका आंसर है। बोले मजा लगा या नहीं, कैसा लगा कमेंट करके बताएं। ऐसा क्वेश्चन जब आप बना के जाइएगा, तांडव करके परीक्षा में बैठिएगा, तो आपको बीजगणित में कोई नहीं हरा सकता, हम गारंटी देते हैं। ये सीजीएल क्रैकर का बैच है, कोई खास सामान्य बैच नहीं है। मैथ इंग्लिश के हम चटनी निकालने वाले हैं, चटनी जहर खिला खिला के मारेंगे। बताए कौन कौन समझ पाए? ओके है तो अभी आप लोग कमेंट करके लिखेंगे जी सर ओके है, लिखिए कमेंट करके ओके। सब लोग कमेंट करें, लाइक और शेयर कर दे, शेयर कर दे, जहां जहां आप जुड़े हुए सब जगह शेयर कर दे। ललिता कुमारी बोल रहे बहुत अच्छा, समझ में आया ही या खाली अच्छा ही चल रहा है? जो हमको उसने मना किया हम कहें वैसे ही लेके चलो। उसने x को कहा 3 के बराबर नहीं करना, हमने x को 3 के इक्वल लेके चले, हम माने नहीं। चले ओके है सचिन कुमार ओके। अब देखिए इतना ही से काम नहीं चलेगा। क्या इतना ही जानेंगे हो जाएगा? नहीं, कुछ आपको और जानना है। जब तक आप पूरा कॉन्सेप्ट सीख के परीक्षा में नहीं बैठिएगा, आप में कॉन्फिडेंस कैसे आएगी ये बताइए। बताइए कॉन्फिडेंस कैसे आएगी? देखिए एक चीज हम बताते हैं तो प्यार से सीखिएगा। ऐसा ज्ञान मैथ का आपको बहुत कम लोग देंगे, पूरा मेरा एक्सपीरियंस है, ध्यान समझिएगा। मान लिया एक्स स्क्वायर -5x + 6 है, ध्यान समझिएगा, हम जो समझाना चाहते हैं प्यार से। एक्स स्क्वायर -5x + 6 है, हम चाहते हैं ए वाले टर्म में x - 2 बचे। ध्यान समझिएगा, हम क्या चाह रहे हैं कि x - 2 बचे। अच्छा इसके पास तो एक्स स्क्वायर है ही, हम चाहते हैं कि x - 2 बचे। कुछ अगर कॉमन ले ले तो x - 2 बचे, तो इसके पास कितना है एक्स स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे -2x लिख देते हैं और अगर दोनों में से हम x कॉमन लेते तो क्या x - 2 बचेगा? बोलिए एकदम बचेगा। अब यहां पे कितना था -5x, यहां पे आप -2x ले चुके हैं, अब कितना रखना पड़ेगा यहाँ पे? अब यहाँ पे कितना रखे ताकि 5 आ जाए? कहिएगा जी सर -3x, ठीक है, आई प्लस में 6 है। अब देखिए ए दोनों से आप कॉमन लीजिए x, तो क्या बचता है x - 2, यहां से -3 कॉमन लीजिए, यहां भी कितना बचा x - 2 बचा दिए हम कि नहीं? बचा दिए हम आना है, हम बचाना चाह रहे थे, x - 2 बच गया ना। आप लोग कितना कह रहे होंगे सर ये बहुत हार्ड लग रहा है, इसलिए हम अभी इस क्वेश्चन से भाग रहे हैं। बस छोटी सी बात आज हम सीखें, क्या सीखें? भाज्य बराबर, बोलिए भाजक गुना भागफल प्लस शेष। अगर इन दोनों में कोई एक भी शून्य होता है, भाजक भागफल अगर शून्य हो गया तो पूरा शून्य हो जाएगा, भाज्य आ जाएगा शेष के बराबर। चाहे अगर हम भाजक को शून्य कर देती पूरा 0 हो जाएगा, भाज्य आ जाएगा शेष के बराबर। बस यही आज का मेन रूल था। और एक बात और, परीक्षा में बैठ के इसको मल्टीप्लीकेशन मत करे लगिएगा, पहले ही यहां होगा ताकि x स्क्वायर प्लस 3x, उसके बाद यहाँ इन दोनों को करना है, ठीक है। ये बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न था, आपको ऐसे प्रश्न को परीक्षा में करके जाना चाहिए। ये नहीं कि गए और डायरेक्ट बैठ गए और कहते परीक्षा हार्ड हो जाएगा। आज जो हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाए हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष का, उस पर हम कल एक प्रश्न लाएंगे, इसलिए तैयार रहिए। अब आइए इंग्लिश में जलवा।
दोज पीपल हु डू नॉट वर्क हार्ड दे डू नॉट सक्सीड इन लाइफ। नो एरर। एसएससी में आया हुआ प्रश्न, हम प्रश्न एमटीएस का लिए बताइए, एमटीएस में भी इस लेवल का प्रश्न आ रहे हैं। और आपको पता है कि सीएचएसएल सीजीएल का एग्जाम पोस्टपोन हो गया, इससे मतलब अभी आपके लिए एमटीएस के सीजीएल के लिए आपका 4 महीना टाइम और मिला। और अगर आपने जहर क्लास 4 महीना ले लिया तो एनटीपीसी एमटीएस सीजीएल सबका खात्मा होने वाला है। मैथ इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपको लगता है कि रीजनिंग का भी एक क्वेश्चन आए तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, हम रीजनिंग भी अच्छे अच्छे प्रश्न लाएंगे। लेवल का 2 प्रश्न थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन रीजनिंग भी हम चाहते हैं लाना। आप लोग हाँ बोलिएगा, यस सर तो हाँ बोलिएगा। क्या बोल रहे हैं आयुष? अक्सर इसका आंसर सी बोले हैं। एक बार हम पढ़ के सुना देते हैं आपको। दोज पीपुल हु डू नॉट वर्क हार्ड, वैसे लोग जो वर्क हार्ड नहीं करते हैं, दे डू नॉट सक्सीड इन लाइफ, वो जिंदगी में सफल भी नहीं होते हैं। ममता कुमारी भी बोल रही है सी नंबर। और कोई बताइएगा इसका आंसर? एनीबॉडी? दोज पीपुल हु डू नॉट वर्क हार्ड दे डू नॉट सक्सीड इन लाइफ। चलिए देखते हैं इसका पोस्टमार्टम करके, ठीक है। दोज पीपुल, ये हो गया आपका क्या? सब्जेक्ट। यहां पे आ गया एक रिलेटिव प्रोनाउन। यहां पे क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। अच्छा, हूं कैसा है? सब्जेक्टिव केस। हूं कैसा है? सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। और सब्जेक्ट अगर वाक्य में आया तो वर्ब भी लेगा। अच्छा, रिलेटिव प्रोनाउन को शक्ति दिया गया है कि वो अपने एंटीसीडेंट के वर्ब को दूर कर सकता है। तो दोज पीपुल, इसका वर्ब कहाँ है? इसका वर्ब उछल के आया यहां। क्लियर है? दोज पीपुल का वर्ब गया डू यहां। लेकिन हमको यही समझ में नहीं आ रहा है कि डू नॉट तो इसका है, तो फिर यहां पे दे क्या कर रहा है? एक बात बताइए, ये वर्ब पर अधिकार किसका है? ये वर्ब पर अधिकार है दोज पीपुल का, इसका वर्ब वहां है, तो फिर से यहां दे देने का क्या जरूरत है? कोई मतलब ही नहीं है। कहने का अर्थ हुआ एक ही वर्ब पर, वर्ब एक ही है और दो दो वो अधिकार जता रहा है। दोज पीपुल का भी वही है और दे का भी वर्ब वही है, डू। इसीलिए एक ही वर्ब पर 2 सब्जेक्ट एक ही वाक्य में अधिकार नहीं जता सकता। हम क्या बोल रहे हैं समझिए, एक ही वर्ब पर 2 सब्जेक्ट अधिकार नहीं जता सकता, माने अधिकार नहीं दिखा सकता। इसलिए यहां से दे को हटाना होगा। यहां तो गड़बड़ है, यहां पे दे नहीं होंगे। क्या होंगे? अब हूं तो सब्जेक्टिव केस है भाई। हूं क्या है? सब्जेक्टिव केस है। इसको भी वर्ब चाहे, इसका वर्ब तो यहां आया हुआ डू। लेकिन एक बात बताइए, हूं सिंगुलर है या प्लूरल, कैसे पता चलेगा? तो रिलेटिव प्रोनाउन एक बार अंग्रेजों के पास गया और बोला अंग्रेजों से कि हे अंग्रेज बाबा, हे पापा, हमको ये बताइए कि हम सिंगुलर हैं कि प्लूरल। अंग्रेजों ने बोला देखो रिलेटिव प्रोनाउन भाई, प्रोनाउन तो तुम्हारा नाम है, तुम्हारा पहले यानी तुम जिसके लिए यूज हुए हो, अगर वो सिंगुलर है तो तुम भी सिंगुलर, अगर वो प्लूरल है तो तुम भी प्लूरल। तो पीपुल यहाँ क्या है? प्लूरल है, इसलिए इसको भी प्लूरल माना जाएगा। और डू नॉट बिल्कुल सही है। एक ज्ञान और दे देते हैं, सक्सीड ये वर्ब का पहला रूप है और सक्सीड के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो पहले इन लगेगा, यानी कि सक्सीड इन लाइफ। इसीलिए यहां पे सक्सीड के बाद इन लगा। बोलिए एस या नो क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ तो सब लोग एस बोले, हम आगे बढ़ेंगे। आप लोग लिख दिए नेक्स्ट। हम नेक्स्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बोले इस एरर में कोई दिक्कत? इस एरर में यहां पे दे का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि एक ही वर्ब पर डबल सब्जेक्ट अधिकार नहीं जता सकता। रिलेटिव प्रोनाउन का क्या शक्ति मिला है? रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट के वर्ब को दूर कर सकता है। रिलेटिव प्रोनाउन सिंगुलर होंगे कि प्लूरल, ये कैसे पता चलेगा? तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले अगर प्लूरल आया तो प्लूरल माना जाएगा, अगर यहाँ पे सिंगुलर आए तो सिंगुलर माना जाएगा। बोलिए क्लियर है?
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सब कहां सो गए हैं जी? ममता कुमारी, एस सर। सब कमेंट करिए, सोना नहीं है। सोए, अभी सोए तो सब दिन सोले रह जाइएगा। क्यों? क्योंकि अभी लॉकडाउन है। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। और आप अपने कॉपी पे हमारे साथ लिखते चलिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यदि 12.1/2% प्रति वर्ष पर 2 वर्ष की राशि पर CI, अब SICI में आ गए। CI 510 रुपया है, 510 रुपया है, तो उसी दर पर, उसी राशि पर, उसी अवधि का साधारण ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज कितना होगा आपको बताना है। ये हम CHSL का क्वेश्चन लिए हैं जो इस बार ही आया है। 460 और डी ऑप्शन है 480। कोई है जो इसका आंसर दे पाइएगा? बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न। अच्छे लेवल तो नहीं कहेंगे इसको, सॉल्यूशन जब देंगे तो देखिएगा कितना मजा आएगा। आज गर्मी बहुत ज्यादा इधर, आप लोग देने भी है क्या? चलिए हम हट जाते हैं। आपको मिलते हैं 2 मिनट, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। अभी तक आंसर नहीं आया किन्हीं का? यदि 12.5% प्रति वर्ष पर 2 वर्ष की राशि पर CI 510 रुपया है, तो उसी राशि पर, उसी दर पर, उसी राशि पर, उसी अवधि का साधारण ब्याज कितना होगा? ऑप्शन 400, 450, 460, 480। चार 480 एक आंसर आ रहा है। 480। और किन्हीं को कुछ बोलना है? नहीं? चलिए कोई बात नहीं है। देखिए ऐसे प्रश्न को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इसको पकड़िए, 12.5%। 12.5% का मतलब होता है 1/8। कैसे? तो 12 दूना 24 और 1 25/2। अब परसेंटेज के हटाएंगे तो 100 और 25 चौका 100 यानी 1/8। क्लियर है? 12.5% का मतलब होता है 1/8। मतलब 2 साल में CI 510 बना। अब हम चल रहे हैं CI में। CI में क्या होता है? 8 रुपया लिया कर्जा और 1 रुपया ही बढ़ गया, ये बच गया 8 से 9। पहला साल। सेकेंड साल भी 8 से 9। 2 साल रहेगा तो 2 बार लिखना है, 3 साल रहे तो 3 बार लिखना, और इसको कर देना मल्टीप्लिकेशन। तो 8 गुने 8 64 और 9 गुना 9 81। और जब दोनों को मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो एक मूलधन और अमाउंट का रेशियो आ जाएगा। मूलधन मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आ जाएगा। इस CI का रूल है। फिर से सुनिए हमने क्या किया। हमने कुछ नहीं किया, हमने 12.5% को 1/8 लिखे। 8 से 9 2 बार लिख दिए। इसको गुना किया तो 8 8 64 और 9 गुने 9 81। ये प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आ गया 64:81। यानी प्रिंसिपल अगर 64 हो तो अमाउंट कितना? 81। तो बता सकते CI यहां से कितना बना?
आप बताइए ना भाई, 64 रुपया कर्जा लिया था और 81 रुपया हो गए, यहाँ से सी आई कितना यूनिट बना, घटा देते, 11 में 4 गया 7 और ए बच गया 7 में 6 17 यूनिट। कितना? 17 यूनिट आ गया। लेकिन सी आई कितना दे रहा है? 510 रुपया। तो 17 यूनिट का मान 510 रुपया। तो बता सकते हैं एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 70 या 51 30 रुपया। आगे एक यूनिट का मान 30 रुपया। अगर एक यूनिट का मान 30 रुपया तो 64 यूनिट का कितना हो जाएगा? मूलधन कितना हो जाएगा? मूलधन तो आप बोलिएगा 64 गुना 30, 64 गुना 30 हो गया। गुना नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। कर भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 4 तिया 12, छोतिया 18, 1 1920 रुपया हो गया मूलधन। 1920 रुपया हो गया मूलधन। अब क्या कहता है? उसी दर पर, दर अभी भी इतना ही है, उसी राशि पर, उसी अवधि का, समय भी 2 वर्ष है, तो साधारण ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज निकालना है, CSI निकालना है। साधारण ब्याज का क्या सूत्र होता है? मूलधन 1920 गुने समय, समय भी लेना है तो वही 2 साल, गुने दर, दर कितना लेना है? 12.5% का मतलब 1/8। 100 मत करिएगा नीचे, क्योंकि 100 करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ब्याज का सूत्र होता है PRT/100, लेकिन R यहाँ परसेंटेज में रहता है। हमने परसेंटेज पहले ही हटा दी, इसलिए नीचे 100 देने की जरूरत नहीं। इसको कट्टी छट्टी मचा दीजिए। ये 4 से ये 4 खत्म, आई 4 से 4 चौक 16, क्या बच गया? 4 या 8 32, 480 रुपया। बोलिए एस या नो समझ पाए या नहीं? बताइए कोई इस बात को समझ पाए या नहीं? सबसे पहले मूलधन निकाले, उसके बाद एसआई निकाले। इस बात को समझ पाए? यस सर। अब देखिए हम क्या कहते ये सब छोड़िए, इतना लीला करने की क्या जरूरत था? आपको मूलधन निकालने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं था। आप मूलधन क्यों निकाले बीच में? अब बताते इसको बनाना कैसे परीक्षा में। परीक्षा में इसको कैसे बनाइएगा, ध्यान से समझिएगा ना, प्यार से। 12.5% का मतलब हुआ 1/8। ठीक है, 2 बार सी आए, 8 से 9, 8 से 9, 8 64 और 9 9 81। 64 रुपया कर्जा लिया था, 81 रुपया हो गया, तो सी आई बना 17 यूनिट का। ठीक है, अब हमको क्या कहता? अब आ जाइए आप डायरेक्ट एस आई में। अब डायरेक्ट एस आई में आ जाते हैं। एस आई साधारण ब्याज किसे कहते हैं? साधारण ब्याज बना मूलधन। मूलधन कितना हो गया? 64 मूलधन गुना समय, समय कितना हो गया? 2 गुना दर, दर कितना है? 12.5% का मतलब 1/8, 8 64, 8 दूनी 16 यूनिट आ गया। सोचिए 17 यूनिट का मान दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इसका यूज करेंगे 510 रुपया। 17 यूनिट का मान 510। आपको नहीं लगा 70 तिया 51, 3 से गुना करके 1 शून्य चिपका दिया, तो बताइए 16 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो हम भी इसमें 3 से गुना कर देंगे, 16 48, 1 शून्य चिपका देंगे। मजा आया कि नहीं? ये देखिए एक बार अच्छा से, बस 2 लाइन में इसको समेट लेंगे हम। ओनली 2 लाइन इज काफी। क्लियर है? 8 से 9, 8 से 9, 16 से 64 से 81 हुआ, यहाँ से सी आई 17 यूनिट आ गए। उसके बाद हम एस आई का सूत्र, एस आई बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो 100 नहीं यूज करना है, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे इसका फ्रैक्शन वैल्यू ले लिए 12.5% का 1/8। तो हमें 17 यूनिट का मान दे दिया था और हमको 16 यूनिट का पूछ रहा था। बोले क्लियर हुआ कि नहीं? एस या नो बोले? एस या नो? आगे बढ़े, आगे बढ़े, लिख दीजिए नेक्स्ट। ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन थे। सॉरी, साधारण ब्याज और सी आई दोनों मिले हुए थे। एस आई सी आई का मिक्सर था। आज का कल का जो प्रश्न है ऐसा ही बन रहा है। चलिए आगे क्या आने वाला है? 4 नंबर क्वेश्चन है इम्प्रूव। सॉरी, आपको क्या करना है इसमें? अरेंजमेंट करना है, सेंटेंस अरेंजमेंट। चलिए
देखते हैं इसमें कौन कौन सही लाते हैं। हाफ इट्स ब्यूटी एंड यूजफुलनेस, हाफ इट्स ब्यूटी एंड यूजफुलनेस। बी में दिया नॉलेज वुड लॉस। सी में दिया विदाउट हार्ड टॉयल। डी इफ वी कुड acquire इट। और ऑप्शन है पहला बी, पहला ऑप्शन है DCAB, दूसरा CBDA, तीसरा CDBA और चौथा BADC। फिर से एक बार पढ़ देते हैं। ये अरेंजमेंट करना है, इसको आपको सजाना है, ठीक है। कहता हाफ इट्स ब्यूटी एंड यूजफुलनेस, नॉलेज वुड लॉस विदाउट हार्ड टॉयल इफ वी कुड अक्वायर इट। इसका आंसर बताएंगे कोई? कौन सा आंसर होगा? एनीबॉडी? चलिए हम बोर्ड पर से हट जाते हैं 1 मिनट के लिए। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 4 का पारा जंबल का एक क्वेश्चन आपके परीक्षा में जरूर रहेंगे, चाहे आप CHSL में बैठिए, चाहे आप MTS में बैठिए, चाहे आप CGL में बैठिए। आपको 1-2 प्रश्न आपको मिलेगा, 2 दूना 4 नंबर, 4 नंबर आपका उड़ जाएंगे अगर आप सही से नहीं बनाए। एकदम ध्यान पूर्वक इसको बनाइए, उसके बाद आंसर मार्क करिए, तो आप कमेंट करके बताइए कौन सा इसका आंसर होगा। एक बार पढ़ दे क्या? हाफ इट्स ब्यूटी एंड यूजफुलनेस, नॉलेज वुड लॉस विदाउट हार्ड टॉयल इफ वी कुड एक्वायर इट। सचिन कुमार ए बोल रहे हैं, सचिन बाबू। DCAB, किन्हीं को और कुछ बोलना है? आराम से सोच के बोलिए, नो टेंशन। आयुष अक्षर 2, डी बोल रहे हैं सौरभ सागर। सौरभ सागर आपका स्वागत है। आप बहुत लेट जुड़े हैं, लेकिन जो भी जुड़ रहे हैं लाइक करते जाएं। जाना नहीं है, शुरू से अंत तक रहना। आप जा कहाँ रहे हैं? ऐसा क्वेश्चन लेके आए ना कि आपको मजा आने वाला। अभी तो 4 क्वेश्चन, 6 को और आने दीजिए, देखिएगा। इंग्लिश में भी सब अलग अलग वैरायजन का। डी नंबर बोल रहे हैं, कोई ए नंबर, कोई बी नंबर, सी नहीं बोलिएगा, कोई सी भी बोल दीजिए। जो बाकी बकाया है वो भी बोलिए दीजिए, कोई नहीं कोई। हम बताएं? तैयार है? चलिए देखिए, डी नंबर वाक। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, इट्स ब्यूटी। ये है थर्ड पर्सन। क्या है ये? थर्ड पर्सन। इट्स, भाई थर्ड पर्सन अगर आता है तो किसी नाउन के लिए आता है, ठीक है। तो थर्ड, हाफ इट्स ब्यूटी, किसका ब्यूटी, किसका ब्यूटी लॉस हो जाएगा, किसकी सुंदरता खत्म हो जाएगी। इसलिए थर्ड पर्सन अगर किसी भी पारा जंबल में अगर थर्ड पर्सन यूज हो गया तो समझिए उससे वाक्य की शुरुआत नहीं होगी। तो ए से वाक्य की शुरुआत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वाक्य की शुरुआत होनी चाहिए नाउन या प्रोनाउन से। ऐसा नहीं है कि थर्ड पर्सन से आप कर दीजिए। तो ए से वाक्य शुरू नहीं हुआ। कोई ए से हुआ है शुरू? क्या बोरी भैंस पानी में? कोई भी नहीं हुआ। अच्छा, नॉलेज वुड, नॉलेज क्या है? नॉलेज एक नाउन है, इससे वाक्य की शुरुआत हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, विदाउट प्रीपोजिशन, विदाउट हार्ड टॉयल, प्रीपोजिशनल वर्ड से भी वाक्य शुरू हो सकते, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जरा डी को पढ़िए तो कहता इफ वी कुड अक्वायर इट, फिर यहां से इट आया, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, फिर से एक बार थर्ड पर्सन प्रोनाउन। इसका मतलब डी से भी वाक्य शुरू नहीं होगा।
थर्ड पर्सन के प्रोनाउन से शुरू वाक्य नहीं करते हैं। तो डी से जो शुरू हो रहा है उसका बोरी भैंस पानी में। क्लियर है? अब देखिए, अब सी से देखते हैं शुरू करके। सी से कहता है विदाउट हार्ड टॉयल, बिना हार्ड मेहनत के। हार्ड टॉयल माने हार्ड वर्क, बिना हार्ड वर्क के। फिर इसके बाद आप बी धरेंगे, नॉलेज वुड लॉस। कहां से कहां सेंस भाग रहा है पता चल रहा है आपको? विदाउट हार्ड टॉयल नॉलेज वुड लॉस। क्या लॉस करता है? यहां पकड़िए, वुड लॉस, लॉस कर देगा। क्या लॉस करेगा? हाफ इट्स ब्यूटी। जी, अगर हम पूछेंगे इसको कि नॉलेज वुड लॉस, क्या लॉस कर देगा? क्या लॉस कर देगा? तो क्या पूछे इसे, क्या लॉस कर देगा? तो हाफ इट्स ब्यूटी, अपना हाफ ब्यूटी लॉस कर देगा। यानी बी के बाद ए आना चाहिए, कन्फर्म। बी के बाद यहां पे ए नहीं आया है, बी के बाद यहां पे ए है और बी के बाद यहां पे ए है। दो जगह बी के बाद ए, दो स्थान पे बी के बाद ए आ रहा है। क्लियर हुआ? अब देखते हैं वाक्य सी से शुरू होगा कि वाक्य बी से शुरू होगा। सी में क्या बोलता है? विदाउट हार्ड टॉयल, विदाउट हार्ड टॉयल डी, इफ बी कुड एक्वायर इट। देखिए, विदाउट हार्ड टॉयल इफ बी एक्वायर इट। आपको नहीं लगता कि इट जो है वो नॉलेज के लिए आ रहा है? इसमें तो कहीं पे नॉलेज आया ही नहीं, यानी सी के बाद डी कभी नहीं होंगे। ये भी गड़बड़ है। अब बी को एक बार आप पूरा पढ़ लीजिए, मजा आ जाएगा। बी, नॉलेज वुड लॉस। नॉलेज जो है लॉस हो जाएगी कब? नॉलेज आपका खत्म हो जाएगा कब? ए में। हाफ इट्स ब्यूटी, अपना आधा ब्यूटी जो नॉलेज है वो खत्म कर लेगा। एंड यूजफुलनेस, और इसकी जो उपयोगिता है वो आधा खत्म हो जाएगी। ए, बी के बाद ए, उसके बाद डी। इफ, अगर बी कुड अक्वायर इट, अगर हम इसको एक्वायर करते हैं, अगर हम इसको ग्रहण करते हैं, कैसे? से विदाउट हार्ड टॉयल। ये बिल्कुल सही है। कहता है कि अगर आप कोई भी ज्ञान बिना ज्यादा मेहनत के ग्रहण करते हैं तो उसकी आधा ब्यूटी खत्म हो जाती है। आजकल क्या हो रहा है कंपटीशन में, बताइए? लोग यही नहीं सोच रहे हैं कि आएंगे, आधा घंटा पढ़ेंगे, 2 महीना पढ़ेंगे, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप सिलेक्शन ले भी लिए तो भी आपको ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी। ज्ञान तो मेहनत से ही प्राप्त होता है। हम एक PQRS बनाए, आप घर में जाइए 2-4 PQRS और बनाइए, खुद से ट्राई कीजिए, तो न जाके आपका फिर ब्यूटी बढ़ेगी आपका। नहीं तो बिना आधा मेहनत का आपका हाफ ब्यूटी तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। सबको समझ में आई ये बात या नहीं? बोला ए से नो बोल के जाइए। क्या ये वाला प्रश्न सबको क्लियर हुआ? BADC इसका राइट आंसर है। और आपको यहां से एक सीख लेनी है कि जब भी मेहनत करके ही ज्ञान अर्जित करिए, ना कि बिना मेहनत के। कंपटीशन में अगर रहना है आपको तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको आनी चाहिए। मैथ में भी आप लोग सोचते हैं कि बिना कॉन्सेप्ट के हो जाएगा, नहीं, आपको सब चीज आना चाहिए। ठीक, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मैथ का है, कल वाला ही क्वेश्चन है। देखते हैं इसको कौन सा आंसर बहुत जल्दी, कौन है जो इसका आंसर बहुत जल्दी कर पाएंगे। इफ x बाई a, y बाई b, z बाई c, देन फाइंड xy प्लस yz प्लस zx बराबर वाट। पहला ऑप्शन a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सीजीएल मेंस का प्रश्न है, बताइए। मेंस में इतना लेवल का प्रश्न पूछने लगे हैं, बच्चन को हालत खराब हो जाएगा। कल हम जो पढ़ाए थे उसी का एक प्रश्न है, हम डेली ऐसे ही करेंगे। आज जो कॉन्सेप्ट सिखाएं उसका एक प्रश्न और अगले दिन लेके आएंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, 2018 का ही क्वेश्चन है। कौन बनाएंगे इसको जल्दी? दिया हुआ है कि x बाई ए प्लस y बाई बी बराबर z बाई सी, देन फाइंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान। कल हम डिग्री बताए थे। डिग्री का अगर आपको रूल पता है तो आप इसको सेकेंडों में हल कर पाइएगा, लेकिन अगर डिग्री वाला क्लास आप कल नहीं देखे, यानी जहर 5,
जहर 5 आपको देखना है जाके, उसमें डिग्री बहुत अच्छे से समझाएंगे, तो ये प्रश्न आप बना पाइएगा। फिर से बोल रहे हैं, आप लोग जहर 5 का क्लास जरूर देखिए, तो ये प्रश्न आसानी से बना पाइएगा। कौन सा इसका राइट आंसर होंगे? छोल 6% लाइव जुड़े हुए हैं, बाकी सब भाग गए जी, भागना नहीं है। बढ़ाइए अपनी संख्या और शेयर करिए, बहुत अच्छा, बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं, बढ़ते जाइए जल्दी जल्दी। लाइव आइए, ज़्यादा लाइव आइएगा तो आप हमसे बात कर पाइएगा, आप कमेंट कर पाइएगा और अपनी समस्या बता पाइएगा। पता है इसका राइट आंसर कोई नहीं दे रहे हैं, क्या हुआ? बिल्ली सुन गई क्या? लव कुश कुमार, प्रणाम सर, नमस्कार। बताइए इसका आंसर बीजगणित है, कोई नहीं बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब है? हमें बता दें, चलिए देखिए हमें बता देते हैं। हम इसका कोई यूज नहीं है, ए वाला मिटा ही दीजिए, उसके बिना सहायता की क्वेश्चन का उत्तर निकल जाएगा। देखिए 1 डिग्री 1 डिग्री, कितने डिग्री है इस क्वेश्चन का? क्वेश्चन का डिग्री है 2, क्वेश्चन का डिग्री कितना है? 2। भाई 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, तो इसका मतलब 6 डिग्री नहीं हो गया, डिग्री 2 ही रहे, ठीक है? क्योंकि डिग्री जोड़ने, कल वाला क्लास में आप जाके देखिएगा, डिग्री जोड़ने घटाने से बढ़ती घटती नहीं है। अब यहां पहला वाला क्वेश्चन का देखा जाए, ऊपर भी डिग्री 2, नीचे भी डिग्री 2, तो 2/2 डिग्री 1 हो गया थी, तो खत्म हो गया, 0 डिग्री यहां पे आ रहा है। दूसरा वाला क्वेश्चन देखा जाए तो ऊपर डिग्री कितना, उधर मिटा दीजिए ना, बस डिग्री एक क्वेश्चन से लिए, यहाँ पे 2 डिग्री है और 2 डिग्री अंदर है, यानी ऊपर है 4 डिग्री और नीचे है 2 डिग्री, तो 4 में 2 गया, इसका डिग्री 2 है। इसका डिग्री देखे, यहाँ डिग्री 2 और नीचे भी डिग्री 2, ये भी नहीं होगा इसका आंसर, 2/2 डिग्री खत्म हो जाएगा, इसमें तो डिग्री है ही नहीं, इसका आंसर ए छोड़ के और कोई नहीं होंगे। बताइए समझ में आया कि नहीं? प्रश्न का डिग्री अगर 2 है तो उसका आंसर में जो आएंगे उसका भी डिग्री 2 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर डिग्री से बहुत आसानी से बना सकते हैं, जबकि दूसरे तरीका से बनाइएगा तो नानी विल बी रिमेंबर। एस या नो लिखिए, समझ पाए कि नहीं? बताइए, समझ गए? चलिए हम इसको मिटा रहे हैं, डिग्री से ही क्वेश्चन को बनाइए, बहुत आसानी से बनेंगे। इसीलिए कहते हैं हमारा जितना भी पहले वाला वीडियो है सबको देखिए। अगला, अगर आप इंग्लिश का जवाब दे दिए तो मानेंगे आपको सिकंदर। क्वेश्चन नंबर 6, सिटिंग ऑन द hilltop, the sun bent down, watching before him, और रहा इसका ऑप्शन ही, देखिए यहां पे जो यहां से यहां तक है ना, इसी को आपको सही करना, उसके जगह पे क्या भराएगा? पहला, ही वॉच्ड द सन गो डाउन, बी द सन बेंट डाउन with him watching, option C, the sun bent down when he watched, और D, no improvement,
लाइक बढ़ाइए, लाइक बढ़ाइए, लाइक बढ़ाइए, जल्दी जल्दी, जो भी नए नए जुड़ रहे हैं दीजिए इसका आंसर। आज आपको नहीं याद आया ना तो फिर हमको बोलिएगा, आप कुछ भी आंसर मारिए हम उसको गलत ही कर देंगे। देखिए लेवल का हम क्वेश्चन लेके इसलिए आ रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो। जब आप जहर क्लास का एक एक वीडियो को अपना जहन में उतार लीजिएगा तो हम आपको कहते हैं कि आपका सीजीएल एमटीएस जो अगला 4 महीने बाद होने वाले हैं, आपका नंबर इससे बढ़ जाएगा। बी आंसर आ रहा है क्या? बी ही इसका है। सचिन कुमार बी बोल रहे हैं, कोई और? सिटिंग ऑन द हिल टॉप द सन बेंट डाउन वाचिंग बिफोर हिम। पहला ऑप्शन पढ़ देते हैं, ही वाच्ड द सन गो डाउन। सेकेंड ऑप्शन है द सन बेंट डाउन विथ हिम वाचिंग द सन बेंट डाउन व्हेन ही वाच्ड और नो इम्प्रूवमेंट। आंसर दीजिए। अगर आपसे आंसर नहीं आ रहा है तो आप लिख दीजिए कि नहीं सर बता दीजिए, बता दीजिए, बोलिए। आई एम नॉट गेटिंग सर। ओ आयुष अक्सर सी। सोच लीजिए आयुष जी, कहीं आप कहें तो आज न कल आपका एक गलती हुआ था। और कोई इसका आंसर बता दीजिए सर। बता रहे हैं लौकुश, बता रहे हैं, जरूर बताएंगे। और एक आंसर हम देख लेते हैं। एक आंसर बी आ रहा है, एक आंसर सी आ रहा है। और कोई बताइए, और बाकी सब कहाँ गए हैं? लाइव तो बहुत सारे हैं लेकिन आंसर नहीं दे रहे हैं। क्या आप लोगों को कमेंट करना नहीं आता है क्या? कि डर रहे हैं कि कहीं गलत हो गया? अरे गलत होने दीजिए, क्या दिक्कत है? गलती करके ही तो सीखिएगा। चलिए अब हम बताते हैं। दिमाग और दिल दोनों खोल लीजिएगा, ठीक है। सिटिंग ऑन द हिल, और यहां पे आ गया कॉमा, ध्यान समझिएगा। वर्ब के चौथा भी4 से शुरू हो रहा है, वर्ब का चौथा रूप, और पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल है। आप कहिएगा सर नरेंद्र कुमार इसका आंसर डी बोल रहे हैं, नो इंप्रूवमेंट। ठीक है, हम देखते हैं इसका आंसर क्या। हम तो रट्टा मार के आए ने। इस सिटिंग क्या है? वर्ब का चौथा रूप। अब वर्ब का चौथा रूप पार्टिसिपल होगा या जेरंड होगा? बोलिए यस या नो। वर्ब का चौथा रूप पार्टिसिपल होगा या जेरंड होगा? जानते हैं इसके बारे में? अच्छा, अगर ये जेरंड है और वाक्य के शुरू में आ गया जेरंड बन के, तो ये सब्जेक्ट बनेगा और ये अपने लिए वर्ब लेगा। क्या इसके लिए कोई वर्ब नजर पड़ रहा है आपको? देखिए यहाँ पे एक वर्ब लग रहा है, क्या? बेंट डाउन, जो किसका है? सन का है। सन का वर्ब है बेंट डाउन। कौन डूब गया? सन डूब गया। अच्छा, एक वर्ब और नजर पड़ रहा है। ये वर्ब का कौन सा रूप है? चौथा रूप है, जो इसका वर्ब नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि V4 हो जाता है नॉन प्रिंसिपल वर्ब। नॉन प्रिंसिपल वर्ब, इसका इस सब्जेक्ट का वर्ब कैसे बनेंगे? एक बात और, डाउन का ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब है कि इसको जेरंड मानना गलत है। ये हमेशा ये पार्टिसिपल है। यहां पे क्या है? पार्टिसिपल। एक बात याद रखिएगा, जब भी V4 से अगर वाक्य शुरू हुआ तो समझ जाए कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब यहाँ पे कॉमा लगा दे। कॉमा का बहुत महत्व है। पार्टिसिपल का क्वेश्चन अगर आपको परीक्षा में पकड़ना है तो कॉमा का बड़ा महत्व है। अब यहाँ पे सिटिंग आया है क्योंकि अगर सुनिए, एक रूल है, अंग्रेजों ने एक रूल बनाया कि अगर वाक्य में पार्टिसिपल आया तो उसका सब्जेक्ट को स्पष्ट करना जरूरी है। फिर से सुनिए, क्या है रूल? कि अगर वाक्य में पार्टिसिपल आया तो उसका सब्जेक्ट को स्पष्ट करना जरूरी है। पार्टिसिपल का जो सब्जेक्ट होते हैं वो कॉमा के ठीक बाद रहते हैं। अब बताइए, यहाँ पे कॉमा लगा और यहाँ पे है द सन।
अब द सन को यहाँ पे रख के देखते हैं क्या सही बैठ रहा है। द सन को हम यहाँ पे रख के देखते हैं। द सन सिटिंग ऑन द हिल टॉप। क्या जमाना है भाई। सूर्य सिटिंग ऑन द हिल टॉप। बताइए कि क्या सूर्य सिट करने का काम कर सकता है। सूर्य भगवान क्या वो सीटिंग हो सकते कि जो बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो कॉमा के बाद जो सब्जेक्ट आया है ना वो गड़बड़ यूज हो गया है, क्योंकि बैठने का काम कभी भी सन नहीं करेंगे। आने वाक्य गलत है, तो नो इम्प्रूवमेंट जो बोले थे वो बिल्कुल गलत बोले थे। इसका डी आंसर नहीं होगा। क्लियर है। अब आप तो जो जो द सन से शुरू हुआ है सब गड़बड़ हो गया। देखिए ये द सन से शुरू हुआ, इसको यहां रखेंगे, ई भी गड़बड़, ई भी गड़बड़, ई आंसर छोड़ के और कोई नहीं हो सकता। बताइए इसका एक नंबर आंसर छोड़ के दो तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वहां पे अगर ही देंगे तो देखिए कितना मजा आएगा। ही देते हैं वहां पे। इस वाक्य को ना हम रीराइट कर रहे हैं, रीराइट, ताकि आप अच्छा समझ पाए। ठीक है, हम इसको रीराइट कर रहे हैं। सीटिंग SITTING सिटिंग ऑन द हिल टॉप, इसको रख के देख रहे हैं। ठीक है, ही वॉच्ड द सन गो डाउन। ठीक है, अब देखिए कितना मजा आएगा। ये क्या है? पार्टिसिपल। पार्टिसिपल को क्या सा है? इसका सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट कहां रहेगा? कॉमा के बाद। ही को यहां लाके रखिए। देखिए तो ही सिटिंग ऑन द हिल टॉप, बिल्कुल सही बैठ रहा है। ही वॉच द सन गो डाउन, यही आंसर होगा सही। बाकी सब क्या था? गड़बड़ था। समझ में आई बात की नहीं? ये पार्टिसिपल का एरर था। हम एक एरर पार्टिसिपल का हम खुद से आपको बना के दे रहे हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट को, पार्टिसिपल के कॉन्सेप्ट को आपके हम दिल में उतार दें। देखिए फिर से बोलिए, पार्टिसिपल कितने तरह के होते हैं पता है आपको? पार्टिसिपल दो तरह के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। अगर वाक्य में पार्टिसिपल आया तो उसका सब्जेक्ट स्पष्ट करना बहुत जरूरी है, समझे? बिना सब्जेक्ट के पार्टिसिपल का प्रयोग नहीं होता है। देखिए एक एग्जाम्पल देते हैं पार्टिसिपल का। पार्टिसिपल चले, प्लेइंग विथ हर फ्रेंड, प्लेइंग विथ हर फ्रेंड, सी वेंट टू मार्केट। देखिए सही है या गलत है? प्लेइंग क्या है? यहाँ पे पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल है। कॉमा आ गया यहाँ पे कॉमा के बाद कौन है? सी को यहां धर के देखिए, सी प्लेइंग विथ हर फ्रेंड, सी वेंट टू मार्केट, बिल्कुल क्या है? सही है। अच्छा यहाँ पे पार्टिसिपल क्या होता है? नॉन प्रिंसिपल वर्ब होते हैं। वर्ब का जो चौथा रूप होते हैं उसको नॉन प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे प्रिंसिपल वर्ब कितने हैं? प्रिंसिपल वर्ब की संख्या 1 है, इसलिए यहाँ पे कोई कंजक्शन नहीं लगा। अगर हम चाहे तो इस वाक्य को ऐसे लिख सकते हैं, इसको और तरीके से सुधार सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देते हैं। सीटिंग, वॉकिंग दे देते हैं। वॉकिंग इन द फील्ड ए स्नेक बीट हिम। इसको देखिए, ये वाला बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये वाला तो एसएससी का बहुत प्यारा है। वॉकिंग इन द फील्ड ए स्नेक बीट हिम, उसको एक स्नेक ने काट लिया। अच्छा वॉकिंग, यह है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल यहाँ पे लग गया कॉमा, तो कॉमा के ठीक बाद इसका सब्जेक्ट होंगे। ये क्या है? स्नेक। स्नेक को यहाँ लाके देखिए, सही है। स्नेक वॉकिंग इन द फील्ड, बताइए स्नेक फील्ड में वॉक करेगा? स्नेक टहलने का काम करता है क्या? नहीं ना, तो ये गलत हुआ। अब इसको कैसे सही करिएगा? वॉकिंग करने का काम कौन कर रहा था? हिम कर रहा था ना, तो आप इसको पैसिव बना दीजिए। क्या इसका पैसिव संभव है? अगर पैसिव संभव है तो पैसिव बना दीजिए, तो क्या होगा? वॉकिंग
इन द फील्ड, इसका पैसिव क्या होगा, ही वाज, यहाँ पे कोमा लगा दीजिएगा, ही वाज बिटेन, BITTEN देख लीजिएगा थोड़ा सा, बीटे होता है कि बिटेन होता है, बीटे होता है हमको लगता है V3, यहाँ पे हम स्टार मार देते, थोड़ा सा आप सर्च कर लीजिएगा, बीट बाई अ स्नेक। क्लियर यहाँ पे। तो देखिए ही आ गया पहले, जब हम इसका पैसिव बना दिए तो ही आ गया पहले। अब ही को यहाँ पे रख के देखिए, ही वॉकिंग इन द फील्ड, ही वाज बीट बाई अ स्नेक। ठीक है, बिटेन होता है, देख लीजिएगा सर से BITTEN बोल रही है। तो एक तो इसको हम पैसिव से सही कर सकते हैं, एक तरीका और है, ये जो है ना ये नॉन प्रिंसिपल वर्ब है, ये पार्टिसिपल क्या होते हैं, नॉन प्रिंसिपल वर्ब होते हैं। हम क्यों ना इसका सब्जेक्ट दे दें, हम इधर चेंज नहीं करें, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि आप हर बार इसका पैसिव बना पाए। अभी पैसिव बना दिए, बन रहा था, हर बार नहीं बना पाइएगा, तो आप इसको ने क्या करिए, इसको कंजक्शन से जोड़ दीजिए, इसका सब्जेक्ट दे दीजिए, while he was walking in the field, a snake bit him। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ कि हम ए वाला जो था क्या था, नॉन प्रिंसिपल वर्ब था, हम इसको एक ए भी दे दिए और इसको बना दिए पीवी बन गया, इसका सब्जेक्ट भी दे दिए, लेकिन इसमें पीवी की संख्या एक यहां हो गई और एक पीवी यहां हो गई, दो पीवी हो गई, इसीलिए कंजक्शन की जरूरत पड़ा, कौन, व्हाइल। आशा है आप समझ पाए होंगे, क्योंकि इसमें देखिए एक ही पीवी था, ये तो नॉन पीवी है, एक पीवी है, इसीलिए इसमें V2 है ना, इसलिए पीवी है, इसलिए इसमें हमको कंजक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन इसमें हमने क्या किया, छेड़खानी कर दिए हमने नॉन पीवी को दूध गिलास पिला के, इसको चमन परास खिला के इसको पीवी बना दिए। तो इस वाक्य में दो पीवी हो गए, और दो पीवी हो गए इसीलिए एक कंजक्शन टपक गए। आशा है क्लियर हुआ होगा, अगर नहीं क्लियर है तो नो टेंशन, एकदम टेंशन नहीं लेने का। जहर पाठ का और भी वीडियो बहुत सारे आएंगे, धीरे धीरे करके आपका CHSL या CGL या MTS के एग्जाम तक तो हम क्लियर कर ही देंगे, बस आप जुड़े रहिएगा खाली। ठीक है, कोई कमेंट करके बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन किसका आने वाला है, मैथ या इंग्लिश, मैथ या इंग्लिश। भाई मिक्सचर का क्वेश्चन है, एकदम VVI कर दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आज हम आपको बताने वाले हैं। मिक्सचर का प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, बस 3 प्रश्न भर आपको और रहना है मेरे साथ। लिखिए, एक कैन में 7:5 अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण है। इस कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छा सीखना है, क्योंकि इस पे ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक कैन में 7:5 के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण है। जब मिश्रण 12 लीटर निकाला जाता है तो पानी और दूध का अनुपात, पानी और दूध का अनुपात 9:7 हो जाता है। शुरू में दूध कितना था? शुरू में दूध कितना था? ऑप्शन 21 लीटर, 28 लीटर, 36 लीटर, 42 लीटर।
कौन देंगे इसका आंसर। एक कैन में 7:5 के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण है। जब मिश्रण 12 लीटर निकाला जाता है, मिश्रण निकाल लिया 12 लीटर, और पानी और दूध का अनुपात 9:7 हो जाता है। शुरू में दूध कितना था? 21 लीटर, 28 लीटर, 36 लीटर या 42 लीटर? हल्के में ना लें इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमको आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना है मिश्रण का। अगर आप बना पाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं बना पाते हैं तो आप बता दीजिए, लिख दीजिए कमेंट करके, जी सर बताइए। बनाइए बनाइए भाई, जल्दी जल्दी बनाइए, जल्दी जल्दी। हम इसका आपको 4 से 5 कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, इसको बनाने के तरीका। आपको 5 कॉन्सेप्ट आना चाहिए, फिर आप ऐसे हिसाब को ना लूट लीजिएगा। क्या करिएगा? लूट लीजिएगा। और टाइम दें, बताइए। एक कैन में 7:5 के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण है। जब मिश्रण 12 लीटर निकाला जाता है तो पानी और दूध का अनुपात 9:7 हो जाता है। शुरू में दूध कितना था? देखिए, सबसे पहले हम अब बताते हैं। अब देखिए, शुरू में दूध का अनुपात कितना है? 7। तो 7 से कटने वाले आंसर होंगे। तो 7 से 21 भी कट रहा है, 7 से 28 भी कट रहा है, 7 से 36 नहीं कट रहा है, ये नहीं होगा। 7 से 42 का। बोरी भैंस पानी में, ठीक है, बोरी भैंस पानी में, क्योंकि तीन ऑप्शन 7 से कट रहे हैं। अगर एक ऑप्शन छोड़ के 3 ऑप्शन 7 से कट रहे हैं, तो ऐसा हिसाब अगर परीक्षा में आए तो पहले आप देखिए 7 से कटने वाले कौन है, क्योंकि दूध, शुरू में दूध पूछ रहा, शुरू में दूध कितना था? 7 था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3 ऑप्शन कट रहे हैं, इसलिए कुछ नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट आपको सिखाना है। देखिए, कॉन्सेप्ट हम सिखा रहे हैं। आप इसको देख रहे हैं और इसको देख रहे हैं, ये क्या है? बोतल है। आप ध्यान समझिएगा। एक बोतल हम और लेते हैं। हमारे सामने 2 बोतल है, एक में पानी, एक में सैनिटाइजर। तो हम सैनिटाइजर को यहाँ रख देते हैं। पानी वाला बोतल को देखिए, क्योंकि दूध और पानी की चर्चा, ध्यान समझिएगा प्यार से एकदम। ये बोतल है, ठीक है। इसे पहले से हम दूध और पानी मिला दिए हैं। दिखाई दे रहा है दूध और पानी? किसको किसको दिखाई दे रहा है? किसी को नहीं। इसमें मान लिया जाए, एजम्पशन कर लीजिए कि इसमें दूध और पानी है, और दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। इसमें क्या है? पानी है और दूध है। पानी और दूध का अनुपात कितना? 3:2। ये मिल्क और वाटर का अनुपात है। अगर हम इसमें से कुछ भी मिल्क निकाल लिए, मान लिया इसमें से हम मिल्क निकाल के, ऐसे पहले से कुछ नहीं था, खाली था, इसमें डाल दिए, इसका ये जो इसमें दूध और पानी का जो मिश्रण था हम इसमें डाल दिए निकाल के, तो इस बोतल में भी दूध और पानी का अनुपात 3:2 होंगे। मतलब कहने का अर्थ हुआ, ध्यान से समझिएगा, कि अगर इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, तो इसका कितना भी पानी हम केहू भी निकाल के किसी को दें, वहां पे रेशमा खड़ी है, वहां पे मीना खड़ी है, वहां पे गीता खड़ी है, वहां पे कोई भी खड़ी हो, सबको एक चूड़ू अगर पानी दे दें तो सब में 3:2 में ही पानी जाएंगे। मतलब क्या हुआ कि एक बार जो अनुपात फिक्स हो गया, कितना? 7:5। कितना है? 7:5। तो अगर हम यहाँ इस मिश्रण को क्यों भी ले जाए ब्रह्मांड में, तो वहां भी दूध और पानी का अनुपात 7:5 ही होंगे। क्लियर हुआ एक कॉन्सेप्ट या ना? हमको ये बताइए। एक बार फिर से सुनिए, एक बाल्टा पानी है, उस पानी में दूध और पानी का अनुपात 7 और 5 है। एक बाल्टा में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 7:5। वो बाल्टे वाले पानी को हम चाहे जग में धर दें,
थोड़ा सा ही पानी निकाल के हम जग में धर दें तो उसमें भी 7:5 होंगे। वही बाल्टी में से थोड़ा सा पानी निकाल के कोई हाथ में रखा हुआ तो यहाँ भी 7:5, कोई किसी पे छिड़क दिया तो वहां भी 7:5। कहने का अर्थ हुआ कि एक बार अगर अनुपात बन गया तो वो अनुपात को तोड़ना, उस अनुपात को तोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। क्लियर हुआ या नहीं? यही है मिश्रण। इसी को क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। अब मजा आने वाली, क्या कैसे मजा आने वाली, ध्यान से देखिए। ये बर्तन था, बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना था? 7:5। कितना था? 7:5। ठीक है। हमको लगता है 12 लीटर निकाला जाता है। हमको इस प्रश्न में थोड़ा सा कम लिखे हैं लगता है, हमको काहे लग रहा है कुछ छूट रहा है। एक कैन में 7:5 के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण है। जब मिश्रण 12 लीटर निकाला जाता है तो मिश्रण ही 12 लीटर निकाल लिया ना, तो दूध और पानी का अनुपात 9:7 हो जाता है। तो शुरू में कितना दूध था? हमको इस प्रश्न में कुछ गड़बड़ी ना लग रहे हैं। 7:5 था क्या? मिल्क और वाटर। इस मिश्रण में से 12 लीटर मिश्रण निकाल लिया। अब बताइए 7:5 था, 12 आप निकाल लिए तो जो भी मिश्रण यहाँ पे बचा उसमें भी ये अनुपात 7:5 ही होगा। अभी अभी हम बताए हैं कि इस वाले मिश्रण को आप निकाल के कहीं भी ले जाइए उसमें भी कितना होगा? 7:5 ही होगा। ठीक है। लेकिन जब 12 लीटर निकाल लिया, एक प्रश्न में थोड़ा सा करेक्शन करना होगा, समझे? जब मिश्रण में 12 लीटर निकाला जाता है और उसके स्थान पे 12 लीटर पानी मिलाया जाता है, प्रश्न थोड़ा सा गड़बड़ हो गए हैं, इसलिए अभी हम इसको छोड़ रहे हैं। ठीक है। इस प्रश्न में एक छूट चुका है इसलिए हम इसको मिटा रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट यही था। ये प्रश्न पूरा हम छाप नहीं पाए, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई, इसीलिए शायद आप लोग से भी नहीं बना। ठीक है। बस खाली आप इतना याद रखिएगा कि अनुपात जो एक बार दे दिया, हम इस जैसे हम एक बात बोलते हैं आपको कि मान लिया जाए एक बर्तन है। ठीक है। मान लिया 20 लीटर का बर्तन है और इसमें मिल्क और वाटर, सुनिए ध्यान से, मिल्क और वाटर 3:2 है। 3:2 है। और इस मिश्रण में से अगर हम 10 लीटर मिश्रण निकाल लें, 10 लीटर मिश्रण निकाल ले, अब पूछे कि बता इसमें मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है, तो इसमें भी कितना होगा? 3:2। तो 3:2 5 यूनिट का मान 10, तो 5 दूना 10 यानी 3 दूना 6 लीटर इसमें मिल्क हो जाएगा और 4 लीटर इसमें पानी हो जाएगा। समझ रहे हैं? 20 लीटर था, 20 लीटर में 3 और 2 के अनुपात में अगर यहाँ था तो निकलने के बाद भी यहाँ भी 3:2 ही रहेगा। मान ली 20 लीटर था, इसमें से हम 15 लीटर तिर लिए, तो 15 लीटर जो हम तिर लिए, अगर कहेंगे इसमें दूध और पानी बताइए तो इसमें भी दूध और पानी 3:2 ही होंगे, यानी 3 और 2 5 यूनिट का मान 15, तो 15, 3 9 और 3 दूना 6। बस इतना बात आपको सिखाना था। थोड़ा सा गलत क्वेश्चन होने के लिए सॉरी। कल हम प्रश्न को फिर से लाएंगे और ये वाला कॉन्सेप्ट को हम फिर से क्लियर करेंगे। ठीक है। एक पॉइंट उसमें छूट गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारेशन, नारायण। क्वेश्चन नंबर 8, इसके बाद 2 को बचेंगे और फिर हो जाएगी छुट्टी। बनाइए। ही सेड व्हाट अ फुल टॉम इज। व्हाट अ फुल टॉम इज, ये प्रश्नवाचक साइन, ये रहा एक्सक्लेमेशन का साइन। कह रहा है इसको नारेशन बनाइए, कौन सा सही है? पहला, ही exclaimed that he was a big fool. Second, he exclaimed
that Tom was a big fool। ठीक। 3, he wondered what kind of fool Tom was। और 4 नंबर, he claimed that Tom was a big fool। क्या आंसर आ रही है आपका, बताइए तो कोई। ये नारेशन का एक क्वेश्चन है। ही सेड व्हाट अ फूल टॉम इज। यहां पे एक्सक्लेमेशन साइन है। आयुष अक्षर बी, इसका आंसर बी बता रहे हैं आयुष कुमार। और कोई? बताना है? हम ही बता दें? लाइट घूम गया, रुकिए। ये हुई ना बात। बी, काजल कुमारी भी बी बोल रही है। किन्हीं को और बताना है? नरेशन है, बहुत ही आसान है, ज्यादा कड़ा तो हम लिए नहीं, कड़ा हम लेंगे बाद में। अभी तो आप छोटे छोटे जाए। देखिए कैसे बनाते हैं, पहले सुनिए रूल क्या है। एक्सक्लामेशन का साइन है, क्या बोलते हैं इसको, बोलिए। एक्सक्लामेशन, इसको क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लामेशन इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? ही सेड व्हाट ए फुल टॉम इज, ये है डायरेक्ट, और इसको बनाना हमको इनडायरेक्ट। ठीक है। और इनडायरेक्ट नरेशन में हमेशा, इनडायरेक्ट नरेशन में हमेशा क्या होता है, फुल स्टॉप यूज होता है। क्या यूज करना है? फुल स्टॉप, यानी ए वाला साइन को हटाना है। किसको? एक्सक्लामेशन के। तो ये साइन जब हटते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इस सेड को बदलना पड़ते एक्सक्लेम्ड में। क्या में बदलना है सेड को? एक्सक्लेम्ड। ये एक्सक्लेम्ड किसके लिए आया है? तो ये आया है एक्सक्लामेशन के लिए। अब बताइए किस, ये तो क्लेम्ड लिख दिया, 4 नंबर तो इसका आंसर होंगे नहीं। इसमें बंडर लिख दिए, ये भी आंसर होगा नहीं। 2 ऑप्शन तो बोली भाई इस पाने में। अब रह गया 1 और 2, यहां भी एक्सक्लेम्ड है, यहां भी एक्सक्लेम्ड है। ठीक है। ये एक्सक्लेम्ड क्यों लग रहा है? क्योंकि इसको हटाना है, इसी को लिए यहां पे हम लोग एक्सक्लेम्ड लगा रहे हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक कंजक्शन यूज करना है, डैट। डैट यूज कर दिया। ठीक है। एक्सक्लेमेशन वाक्य में भाट ऑफ फुल टॉमीज को हटाना, यानी इसको उधर से लाना इधर। यहाँ पे इन्वर्जन लगा है, इन्वर्जन नहीं कहेंगे, मतलब एक स्ट्रक्चर बन जाता है। एक्सक्लेमेशन सेंटेंस पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। डैट, अब यहाँ पे टॉम को लाइए पहले, लेकिन इसने क्या किया, टॉम तो इसमें हटा ही दिया। पहला वाला वाक्य में टॉम तो है ही नहीं, टॉम हटा कैसे? हटना नहीं चाहिए था, इसलिए ये गड़बड़ हुआ। और ही एक्सक्लेम्ड दैट टॉम वाज ए बिग फूल, ये बिल्कुल सही है। तो जो इसका आंसर 2 नंबर दे रहे थे वो बिल्कुल सही दे रहे थे। क्लियर है? यस या नो बोलिए। तो एक्सक्लेम्ड किसके कारण लगा पता चला आपको? ये एक्सक्लेमेशन के साइन के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस का प्रश्न है। प्रॉफिट एंड लॉस। 45 मीटर कपड़ा बेचकर, 45 मीटर कपड़ा बेचकर व्यापारी को 12 मीटर की बिक्री
कि बिक्री मूल्य के बराबर, बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है। तो व्यापारी का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये, हम उठाए हैं एमटीएस का 44.44%, सी 40% और डी 33.33%। बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। 45 मीटर कपड़ा बेचकर व्यापारी को 12 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो व्यापारी का लाभ प्रतिशत निकालो। आज प्रॉपर लाइट नहीं आ रहे, कुछ तो गड़बड़ हम किए हैं। आज लाइट सही से है, देखिए तो। चलिए अब तो खत्म हो गया क्लास, अब इस पे बात करेंगे बाद में, देखेंगे क्या गड़बड़ी आज हम किए थे, कौन सा लाइट कहाँ गया। 1 2 3 4, ओ आई सॉरी। एक लाइट बाबा जल रहा था, तो बोर्ड चमक रहा था ना। फिर से कमेंट करिएगा। एक काजल ए बी, क्या ए बी दोनों ऐसे कैसे होता है। आज बोर्ड इसलिए चमक रहा था ना, एक लाइट जो सामने वाला फ्लोट वाला लाइट था उसको हम जला के छोड़े। 36.33, 36.36, 36.36%। ए लेवल का प्रश्न बहुत आ रहे हैं आजकल, ठीक है, आपको इसका उत्तर आना चाहिए। देखिए हम इसको बताते हैं, बहुत ही क्या बोलते हैं इसको, लॉलीटॉप। लॉलीटॉप नहीं होता है, लॉलीपॉप होता है। इजीएस्ट वे इसका क्या है बनाने का, सबसे आसान तरीका क्या करना है। देखिए हम जो समझा रहे हैं दिल खोल के समझे। 45 मीटर कपड़ा बेचा है, यहाँ पे रुपया नहीं है, यहाँ पे वस्तु काम कर रहा है। यानी 15 मीटर कपड़ा यहाँ है और 12 मीटर यहाँ है, वस्तु ही वस्तु है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करनी है कि वस्तु ही वस्तु रहे, तो आपको देखना यहाँ पे लाभ हुआ है, तो लाभ लिख दीजिए। लाभ लिख दिए। लाभ का क्या सूत्र होता है, एसपी माइनस सीपी। लाभ का सूत्र एसपी माइनस सीपी, अगर हानि होता तो सीपी माइनस एसपी। लाभ जो है ना, लाभ में लाभ कब होता है, जैसे आप 100 में खरीदे 120 में बेच दिए, तभी तो लाभ होगा। ये सीपी है, ये एसपी है। तो लाभ में आपका एसपी ज्यादा होता है, इसीलिए एसपी में घटाते हैं सीपी, तब जाके लाभ निकलता है। तो लाभ बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। अब कुछ नहीं करना, अब लल्लन बाबा ने लाभ क्या हुआ है, तो 12 मीटर के बिक्री मूल्य के बराबर, यानी 12 बिक्री मूल्य को क्या बोलते हैं, एसपी। बिक्री मूल्य को क्या बोलते हैं, एसपी। तो 12 एसपी के बराबर लाभ हो गया। अब यहां पे आप कुछ मत करें, कितना कपड़ा ही बेचा है, एसपी रखना है ना। 45 मीटर कपड़ा बेचा है, यानी 45 एसपी। कितना, तो जितना कपड़ा बेचे उतना ही उसको खरीदा दीजिए, तभी जाकर उसका लाभ हानि होगा। तो 45 मीटर बेचा है तो 45 ही सीपी भी कर, यानी 45 ही सीपी। अब इसको हल कर दिया, रेशियो लगेगा, कहानी खत्म हो गया। 45 सीपी इधर आ जाएंगे, 45 सीपी में 12 सीपी गया, एसपी गया, 45 एसपी में 12 एसपी गया, कितना बच गया, 3 और 4 में 2 1, 5 में 2 गया 3, 4 में गया 33 एसपी बच गया। तो यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो कितना हो जाए, सीपी का मान उधर है 33:45, यानी कि 3 से काटेंगे तो 11 और 3 से काटेंगे तो 15, यानी 11:15 आ गया सीपी और एसपी का अनुपात। तो कितना का लाभ हो गया, हमको लाभ परसेंट निकालना है ना, तो 4 रुपया का लाभ हो गया 11 पे गुने 100। ठीक है, 1/11 जो होता है 100/11 जो होता है 9.1/11 होता है, मतलब छोड़िए उसको। तो ये हो जाएगा कितना, 400/11। 11 से लगा 11 तिया 33,
3 जीरो, क्या हो रहा है 11 तिया 33, 11 तिया 33 लगा ना, तो 7 जीरो, 11 छक 66, वो 36.3 ए आ गया। किनका किनका आंसर आ रहा था। तो ऐसा प्रश्न आए तो ऐसे ही बनाइए। हम तो कहते हैं ना, और इसको छोटा कर सकते थे। देखिए कैसे, 12 लाभ क्या हुआ, 12 बिक्री मूल्य के, तो 12 एसपी बराबर क्या होता है, लाभ का सूत्र है एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी, और दोनों 45 45 ही खरीदेगा, 45 यहाँ पे 45 लगा दीजिए। अब इसको हल कर दीजिए, मतलब कहने का हुआ हम यहाँ से 45 कॉमन ले लिए। अब इसको काट छाट मचा दीजिए, 3 चौक 12, 15 तिया 45, इसको हल कर दीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, आशा है समझ पाए होंगे। मिटा देते हैं इसको। आज कौन सा लाइट हमने गड़बड़ सेट की है, महादेव ही जाने, जो इतना वीडियो क्वालिटी खराब जा रहा है। बोर्ड पर तो सही दिख रहा है ना, एस या नो जरा एक बार लिखिए, तो बोर्ड पर तो सही दिख रहा होगा। आज का आखिरी प्रश्न, और इसके बाद हो जाएगी छुट्टी। और ये रहा सबसे आज का इजी क्वेश्चन, ही इज नॉन बाय अदर्स। ऑप्शन ए फॉर अमंग टू नो इम्प्रूवमेंट। जाते जाते आपको सबसे हल्का प्रश्न देकर जा रहे हैं, बताइए। आज लाइट ठीक है, लीजिए लाइट ठीक बोले तो झिलमिलाने लगा। 2 2 2, 3 नंबर बोल रहे हैं 2। वाह, आज तो खजाना लग गया 2 का। 2 ही होगा क्या, सोच लीजिए अच्छा से। He is none others। तो ही होगा जी। आप लोग जीते जीते जीत गए। क्यों, क्योंकि इज के बाद भी 3 आ रहा है, आए पैसिव है। क्या है, पैसिव वॉइस है। अब पैसिव वॉइस में नो के बाद बाई नहीं आता, क्या आता है 2। अगर आपसे कोई कहे कि आई न्यू यू का पैसिव बनाइए, तो क्या करिएगा आप, यू वाज, नो का तीसरा रूप नॉन, बाई मी, गलत हो जाएगा, क्योंकि नो पैसिव वॉइस में अपने बात बाई न लेके टू लेता है। उसी तरह सेटिस्फाइड विथ लेता है, जैसे आई सेटिस्फाइड हिम कह देगा, बनाइए इसका के डी बोले हैं नो इम्प्रूवमेंट। काजल कुमारी नो इम्प्रूवमेंट, डी गड़बड़ है ना, डी कहां से होगा। आई सेटिस्फाइड हिम कैसे बनेगा इसका पैसिव, ही वाज सेटिस्फाइड, और सेटिस्फाइड बाई नहीं लेता है, विथ लेता है, तो सेटिस्फाइड विथ मी। क्लियर है, आशा है क्लियर होगा ये। इसीलिए यहां नॉन के बाद 2 लगा। एमंग का कोई जरूरत नहीं, फोर का कोई जरूरत नहीं। तो आज का 10th क्वेश्चन हम जो लेके आए थे खत्म हुआ, और आशा है आज आपको वीडियो अच्छा मिला होगा। बस खाली हमारा चेहरा ही काला आ रहा है, बाकी सब चीज़ सही है। कहाँ से एक लाइट हम गायब किए थे, कोई बात नहीं, कल से देख लेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं। क्लास को फॉलो करते रहें और शेयर करते रहें, ठीक है। और आप एक काम और कर, यू बर कहाँ पे यू बर होगा भाई, ओ हो सो सॉरी, आप तो कमाल करते हैं जी, आप तो हमारे पीछे हाथ धो के पड़े हुए। यू बर होगा, हाँ सही बात बोल रहे हैं, यू बर होगा, यू वाज नहीं होगा। ठीक है, यू के साथ
बर लगेगा। ठीक है, आज का क्लास में देखिए एक्टिव, पैसिव, नरेशन, पीक्यूआरएस, एरर, इम्प्रूवमेंट, सीआई, एसआई का सबका प्रश्न था। तो इसी तरह से जब आप लेवल से सब मिक्सिंग करके पढ़िएगा तो आपका काम बन जाएगा। और आज मिक्सर का और एक भाज्य का हम कॉन्सेप्ट दिए, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। और एक बताएं कि एक मिश्रण अगर 3:2 में है तो उस मिश्रण को कहीं भी ले जाएंगे तो उसमें भी 3:2 ही रहेंगे। आज एक क्वेश्चन हम गलत ले आए, कल उसका हम खात्मा करेंगे। और एक बार बोले हर हर महादेव। गुड बाय।